चलिए सभी लोग लाइव हो जाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। जो जुड़ गए हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। चलिए आ जाइए, आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, राधे राधे, सभी को स्वागत है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। राधे राधे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए और लिंक भी शेयर कर दीजिए ग्रुप में, जो जहां पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए और जिद्दी बनिए। टाइम जो है चेंज नहीं हो पाया आज, पर टाइम चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। 10 बजे से कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है रेडी नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो फिलहाल जो है जो टाइम टेबल इस वीक चलने दीजिए, ठीक है, इस सप्ताह चलने दीजिए। सोमवार से जो है टाइम को चेंज कर दिया जाएगा, 10 बजे से कर दिया जाएगा। क्यों? और सिलेक्शन जो है उसके लिए रात दिन एक होता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी में निम्न में से डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित आत्मकथा, रामविलास शर्मा की आत्मकथा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहां आंसर आ रहा है कि अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में लिखी गई है। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में लिखी गई है। हाँ, नमस्कार नमस्कार, प्रणाम सबको। कमेंट करेंगे तीनों भागों का नाम, आप लोग कमेंट भी कर दीजिए तब तक, ठीक है। 3 भागों में लिखी गई है, रामविलास शर्मा द्वारा अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में लिखा गया है। पहले भाग का क्या नाम है, दूसरे भाग का क्या नाम है और तीसरे भाग का क्या नाम है। चलिए, इनकी आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में है, 3 खंड है इसके, ठीक है। नाम क्या है तीनों का? अपनी धरती अपने लोग 3 खंड में है, तीनों का नाम बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अब देखिए, मुर्दहिया जो है तुलसीराम की है, ठीक है। मुर्दहिया तुलसीराम की आत्मकथा है। मणिकर्णिका भी इनका दूसरी आत्मकथा है। यादों का चिराग कमलेश्वर का है और शिकंजे का दर्द सुशीला टाक भौरे का, ठीक है। चलिए तब तक दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग, सभी का स्वागत है। अच्छा, कमेंट नहीं हो पा रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। रामविलास शर्मा जो है अपनी धरती अपने लोग के 3 खंडों में क्या किए हैं, प्रकाशित किया, नहीं 3 भागों में प्रकाशित किए हैं। पहले भाग का नाम है मुंडेर पर सूरज, ठीक है, मुंडेर पर सूरज। दूसरे भाग का नाम है देर सवेर और तीसरे भाग का नाम है आपस की बातें, ठीक है, आपस की बातें। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, पहले भाग का नाम है मुंडेर पर सूरज, दूसरे भाग का नाम है देर सवेर और तीसरे भाग का नाम है आपस की बातें। चलिए, समय जो है हम चेंज कर देंगे अगले सप्ताह से, ठीक है। सोमवार से आपको जो है 10 बजे से क्लास होगी, इस वीक 9:30 से चलने दीजिए, ठीक है। आइए, रिपु आतन की कुंडली करी, जोगनी चबात, अपी वही में पागी मनो, जुगती जलेबी खात। अब ये बताइए इन पंक्ति में कौन सा रस है?
अद्भुत रस, विभत्स रस, रौद्र रस और भयानक रस। हाँ, मुंडेर पर सूरज। ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पे आंसर आया कि ये तो घिड़ा वाला है, विभत्स रस। ठीक है, घिड़ा कि रिपु आतन की कुंडली करी, अजोगनी चबात, अपी वही में पानी पागिस मनो, जुबती जलेबी खात। तो ये घिड़ा का है, सेंस दे रहा है। तो ये कौन सा रस बनेगा? विभत्स रस। आ जाइए आगे, आसान है, उसे आप पहचान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे। अब दिखाई दे रहा होगा। चलिए, अब स्पीड पकड़िए, सभी लोग जुड़ जाइए और स्पीड पकड़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम महिला समीक्षक, प्रख्यात आलोचक एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष की आत्मकथा कौन सी है? लेखक का नाम नहीं दिया है, लेखिका का नाम यहाँ पर नहीं है। आपको पकड़ना है वो लेखिका कौन है और फिर कौन सी रचना है उनकी, आत्मकथा कौन सी है। हिंदी साहित्य की प्रथम महिला समीक्षक हैं और प्रख्यात वो आलोचक भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की पूर्व आचार्य या अध्यक्ष भी हैं। उनकी आत्मकथा कौन सी है? हाँ, उनका नाम है निर्मला जैन। उनका नाम है निर्मला जैन। और निर्मला जैन की आत्मकथा कौन सी है? चलिए कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करें। निर्मला जैन उनका नाम है और उनकी आत्मकथा कौन सी है? तो यहां आंसर आ रहे हैं कि बी होगा। ठीक है, बिल्कुल बी, जमाने में हम। निर्मला जैन की आत्मकथा है। किसकी है? निर्मला जैन। ठीक है, जीवन क्या जिया, नामवर सिंह का आत्मकथा है। जीवन क्या जिया, नामवर सिंह का है। क्या कहूं आज, सत्यनारायण व्यास का है। ठीक है, कुछ कही कुछ अनकही, नरेश गुलाटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। एक जो है वो सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? मेरी पूर्व दिग् यात्रा। अच्छा, विकल्प पूरा नहीं आ रहा है क्या? विकल्प पूरा नहीं आ रहा है, चलिए अब आ गया होगा। अब आपको पूरा विकल्प दिखाई दे रहा होगा। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। मेरी पूर्व दिग् यात्रा दामोदर शास्त्री का, हमारी जापान यात्रा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, यूरोप यात्रा में 6 मास पंडित नारायण मिश्र का, हरि घाटी प्रभाकर द्विवेदी का। कौन सा बनेगा? तो यहां आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि डी होना चाहिए। डी होना चाहिए, जिसका युग्म सुमेलित नहीं है। हरि घाटी जो है, हरि घाटी जो है प्रभाकर द्विवेदी का नहीं है, डॉक्टर रघुवंश का है। बहुत अच्छा, किसी ने कमेंट भी कर दिया है कि डॉक्टर रघुवंश। हरि घाटी जो है, ठीक है, ये प्रभाकर द्विवेदी का नहीं है, रघुवंश का है, डॉक्टर रघुवंश। बहुत अच्छा, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की यार। 5 नंबर पे आइए। मैं चला हूं कौन सा काल है? मैं चला हूं कौन सा काल है? क्वेश्चन जो आपको डाउट कर रहे हैं, जो भूल रहे हैं, उनको नोट किया करिए, वन लाइनर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना, तैयारी तब होगी। और उसको जो है सुबह जब जगिए तो एक बार उसको रिवीजन करिए। चलिए, मैं चला हूं, प्रैक्टिस सेट से आप अपनी कमी को पकड़िए, कहां कमी है उस पर पकड़ बनाइए। इसी के लिए टेस्ट पेपर होता है। इससे हमको हमारी कमी पता चलती रहती है कि हम किस क्षेत्र में कमजोर हो रहे हैं, कि कौन सा क्षेत्र में हमारा प्रश्न ज्यादा गलती हो रहे हैं। ठीक है ना, इसी के लिए टेस्ट पेपर होते हैं। मैं चला हूं कौन सा काल है? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो यहां आंसर आ रहा है कि बी बी बी, और ए भी आया है। मैं चला हूं सामान्य भूत। सामान्य भूत नहीं है,
ठीक है। सामान्य भूत के लिए क्या होगा, उसमें हूं नहीं लगा, ये देखिए ह है हूं, ये वर्तमान है, वर्तमान। और आसन्न भूत का मतलब कि जो अभी हाल में ही वर्तमान से भूत बन रहा हो, यानी भूत के करीब हो। आसन्न भूत का मतलब भूत के एकदम नजदीक हो, अभी हाल ही में भूत बन रहा हो। असामान्य भूत का मतलब कि भूतकाल में हो, ठीक है। जैसे वो जाता था, खाता था, वो रहता था, इस टाइप से होगा सामान्य भूत में, ठीक है। पूर्ण भूत का मतलब कि जो पूरा हो चुका है। सामान्य भूत मतलब भूतकाल में होगा, ठीक है। पूर्ण भूत का मतलब कि भूतकाल में ही होगा एकदम पूर्ण रूप से। अपूर्ण भूत, आसन्न भूत का मतलब कि वो जो है आपको दिखेगा, है हूं लगा रहेगा, लेकिन वर्तमान टाइप में होगा, लेकिन अभी हाल ही में वो भूत बना है, आसन्न भूत। यहां पर जिन्होंने विकल्प बी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, आसन्न भूत। चलिए आ जाइए 6 नंबर पे। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कूट भी है, ठीक है। चलिए, आपको सारे विकल्प भी दिखाई दे रहे होंगे। चलिए आंसर करिए। लिखा है कि निम्नलिखित संस्मरण और लेखकों को, यानी एक और संस्मरण है एक और लेखक है, उनको सुमेलित करना है। संस्मरण की लिस्ट है सप्तपर्णी, लौट आओ धार, अतीत जीवी, सृजन के सहयात्री। और लेखकों का नाम है रविंद्र कालिया, गिरिराज किशोर, प्रफुल्ल चंद ओझा, राजेंद्र यादव, दूधनाथ सिंह। मैच कराइए कौन सा बनेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 6 का जो है आंसर बन के आ रहा है कि सी होगा, सी आंसर, ठीक है। यहां पर सप्तपदी किसका है, तो आंसर आया कि सप्तपदी जो है गिरिराज किशोर, ठीक है। बहुत बढ़िया। लौट आओ धार किसका है, तो धार दूध में होती है, दूधनाथ धार, दूधनाथ से लगा दो, ठीक है। लौट आओ धार। अतीत जीवी सीधे में लगा दो, प्रफुल्ल चंद ओझा। और सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, ठीक है। कौन सा विकल्प, तो सभी लोगों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया, कि सी विकल्प होगा, बिल्कुल सी विकल्प ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, लल्लू लाल की कृति है। हाँ नमस्कार नमस्कार। चलिए, लल्लू लाल की कृति है। तो यहां आंसर आ रहा है, चलिए कमेंट करिए। 7 का सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सी, सी आंसर आ रहा है कि लल्लू लाल का जो है शकुंतला नाटक और मघोनल। बहुत अच्छा, सी, ए और बी दोनों है, दोनों है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, आ जाइए 8 नंबर पे आइए। नरेंद्र कोहली का निबंध संग्रह है। नरेंद्र कोहली का निबंध संग्रह। अच्छा ये रुक जाइए 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन नहीं है, अधूरा लग रहा है ये, ठीक है। और नीचे है, हाँ विकल्प देखने पे पता चलता है। चलिए, अब पूरा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए इसमें आंसर करिए। हाँ बहुत अच्छा। नरेंद्र कोहली का जो निबंध संग्रह है, आत्मरक्षा का अधिकार, गणतंत्र का गणित, और आत्मा की पवित्रता, और किसे जगाऊं, ठीक है, ये सभी हैं उपयुक्त सभी। तो चौथा विकल्प हम लगाएंगे, डी विकल्प, ठीक है, चौथा विकल्प। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर सही है। 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर पे, जीवन अज्ञात का गणित है।
अब देखिए गणित तो ऊपर आपको दिखाई दिया कि गणतंत्र का गणित, लेकिन दूसरा जो गणित आ गया एक और, जीवन अज्ञात का गणित, ये रचना की विधा क्या है? तो यहां आंसर आ रहा है कि 9 का ए होगा, 9 का ए होगा। अच्छा, ये रचना किसकी है, ये भी कमेंट करेंगे, रचना किसकी है? रचना किसकी है? हाँ देखिए आंसर आ गया, विवेकी राय का ये निबंध है। जीवन अज्ञात का गणित है, ये विवेकी राय का निबंध है। ठीक है, विवेकी राय। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। दस नंबर पे आइए। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। अब इसमें भी मैच कराना है आपको। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया है कि विवेकी राय का निबंध है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा, 60 क्वेश्चन का टारगेट है, 1 घंटा में कंप्लीट करना है। फास्ट होगा, थोड़ा सा भी लोग जुड़े नहीं रहते हैं ना शुरू में, तो थोड़ा सा मुझको स्लो करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे जुड़ जाते हैं तो फिर स्पीड पकड़ लेंगे। और सोमवार से जो है आप लोगों का टाइम चेंज हो जाएगा, 10 बजे से हो जाएगा। ठीक है, तो इस हफ्ते चलने दीजिए 9:30, उसके बाद अगले सप्ताह से जो है इसको 10 बजे कर दिया जाएगा। चलिए, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। यहां आंसर आ गया 10 का सी, 10 का सी। हाँ बिल्कुल, देखिए पथ की खोज देवराज की उपन्यास है, दिव्या यशपाल का उपन्यास है, 12 घंटे जो उपन्यास है ये भी यशपाल का ही है। ठीक है, लेकिन नागार्जुन लिख दिया गया है, नागार्जुन का नहीं है। ठीक है, और शहर में घूमता आईना उपेंद्र नाथ अश्क का है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अरे नहीं, सोएंगे नहीं, सोने वालों को कहां सफलता मिलती है, सोने वालों को कहां सफलता मिलती है, सोना है। ठीक है, किसका प्रैक्टिस सेट, मतलब ये हिंदी का है। ठीक है, चलिए, सूखा पत्ता किस कैसी विधा है, सूखा पत्ता कैसी विधा है? नहीं नहीं, अरे जिसको सिलेक्शन की चिंता है उसे नींद कहाँ आती है। ठीक है, जिसको सिलेक्शन लेना है उसके आंखों में नींद कहाँ है, सपने हैं, सपने सजते हैं, नींद नहीं सजती। सूखा पत्ता 11 का बताइए। और सपना भी देखता है तो उसी का सपना देखता है, उसके सपने में भी जो है प्रेम मोहब्बत की बातें नहीं आती है, उसके सपने में भी सफलता टिजटी पिजटी ही दिखाई देता है, अध्यापक दिखाई देता है, शिक्षक देखता है। ठीक है, हाँ, सूखा पत्ता उपन्यास है, किसका उपन्यास है? अमरकांत का। किसका है? अमरकांत, ये अमरकांत का उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़िए, गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा किस उपन्यास से लिया गया है? हाँ, नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी। चलिए आंसर करिए, गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा किस उपन्यास से लिया गया है, यानी किस उपन्यास में दिखाई दे रहा है आपको? आंसर आ गया है ए, ए बहुत अच्छा। जब आवेगी काली घटा, जब आवेगी काली घटा। चलिए, किसका उपन्यास है, कमेंट कर देंगे। आगे आ जाइए 13 नंबर पे।
कमेंट भी करते रहेंगे, ठीक है, किसका है। और अगला प्रश्न है 13 नंबर का, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं, किसने नाम दिया आदिकाल। सपने नींद नहीं आने देते हैं, जाग कहते हैं ना कि जिनके आंखों में सपने हो उन्हें नींद कहां आती है। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम, बहुत अच्छा, सभी लोगों ने कह दिया, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है, क्या है गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम। हाँ बहुत अच्छा, हाँ कुमुद जी। हाँ देखिए, कल से जो है कल से नहीं, सोमवार से जो है आप लोगों की क्लास 10 बजे कर दी जाएगी, ठीक है। मतलब ये टेस्ट पेपर जो है हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ये 10 बजे से हो जाएगा सोमवार से। इस सप्ताह इसको इसी तरह चलने दिया जाए, आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, सोमवार से। गोरखनाथ की साधना पद्धति, बहुत अच्छा, हठ योग है और क्या है, हठ योग, ह और ठ का अर्थ भी बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करते रहिए, खाली ना बैठिए, ह और ठ पर दिमाग लगाइए। हठ क्या है, हठ जो शब्द है वो क्या है, और आंसर भी करते रहिए। 15 नंबर पे आ जाइए, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले पहले विद्वान बताइए आप, किसने कहा था। जी शुक्रिया, आप ही लोग के लिए है, कुमुद जी आप ही लोगों के लिए है। और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि पेपर से पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर कराया जाए, ठीक है। प्रैक्टिस से जो है अनुभव आपको मिलता है, और प्रैक्टिस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, ठीक है। इससे अनुभव आपका, यानी 4 विकल्प पे आपका मस्तिष्क वर्क करता है। तो चलिए इसमें बताइए, पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना, बहुत अच्छा, सबसे पहले बुलर ने कहा था कि भाई ये तो रचना जो है अप्रमाणिक है, ठीक है। जो घटनाएं जो है पृथ्वीराज विजय में जिस तरीके से दी गई है उस तरीके से इसमें नहीं है। आ जाइए 16 नंबर पे आइए। हाँ बहुत अच्छा, सूर्य चंद्रमा, बिल्कुल, ह और ठ का अर्थ निकल के आ गया सूर्य और चंद्रमा से। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा मानने वाले विद्वान, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बात कहने वाले पहले विद्वान कौन हैं। तो यहां पर आंसर आ रहे हैं, यहां पे आंसर आ रहा है बी, बी रामचंद्र शुक्ल, बहुत अच्छा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा जो है बड़ी कड़वी है, किसी बात को पूरी जोर दे के कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो भी बिना मोह छो की कोई बात कही गई होगी तो आप समझ लीजिएगा शुक्ल जी का ही कथन होगा, और किसी का नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो है 1996 में लिखा गया, भूमिका 1940 में लिखी गई, ये 1952 में लिखा गया विकास, और ये भी 1952 में लिखा गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो इनका नहीं है, तो बच्चन जी का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आ जाइए 18 नंबर पे आ जाइए, 18 नंबर पे, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले जब यह किताब नहीं बना था, यानी पुस्तक का रूप नहीं लिया था, तो उससे पहले यह किस प्रकार प्रकाशित हुआ था, किस रूप में प्रकाशित हुआ था, किस प्रकार प्रकाशित हुआ था। क्या भ्रमर गीत की भूमिका के रूप में आया था,
या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था, या पद्मावत की भूमिका के रूप में आया, या फिर सरस्वती पत्रिका में छपा था? तो यहां आंसर आ रहा है कि बी, ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आया था। इस ग्रंथ के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है, तो इसी रचना की भूमिका में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था। ठीक है, चलिए आ जाइए 19 नंबर पे। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए अब ये बात देखिए बिना मोह छो की कह दी गई है। ठीक है, किसके बारे में कहा गया है? अरे मैं गया ही कहाँ हूं, नहीं गया था, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप लोगों का सिलेक्शन का जब समय आएगा, जब परीक्षा होगी तो मैं जुड़ूंगा। ठीक है, मुझे याद था, आप लोगों से ज्यादा मुझे चिंता रहती है कि आप लोगों को मैंने वचन दिया था कि आपका सिलेक्शन होगा, और फिर मैं पीछे कैसे हट जाऊं? ठीक है, तो हट नहीं सकता और लास्ट तक चलना है जब तक परीक्षा ना हो जाए, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि पेपर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कहा गया है, किसका कथन है? किसका कथन है? चलिए देखिए बिना मोह छो का कह दिया गया है, एकदम डांट के कहते हैं ये। ठीक है, तो कौन कहता है डांट करके बिना मोह छो का? शुक्ल जी। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आदेश जी, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करिए। कल से हम 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10 बजे ही खाली हो पा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो जो कल से नहीं, सोमवार से, मिस्टेक हो गया, सोमवार से। ठीक है, हाँ, आंसर करिए। अमानस के परी झिलमिल चंदा, पूनम के धीर सूर, और माद कै परी ब्यांद गरजे, बाजत अनहद दूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाला योगी संत का नाम क्या है? योगी संत का नाम क्या है? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया है कि गोरखनाथ। गोरखनाथ, अच्छा आंसर आ गया कि आचार्य। हाँ, ऊपर वाला जो कथन था पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो कथन ऊपर दिया गया था, वो कथन शुक्ल जी का है। बहुत अच्छा। 21 नंबर पे आ जाइए। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल, यहां देखिए आधार काल नाम किसने दिया? आधार काल नाम किसने दिया? चलिए, प्रैक्टिस इतना करना है कि जो क्वेश्चन हमारे सामने एक बार गुजर रहा है उसको दोबारा हम गलती नहीं होने देंगे। अगर गलती हो गया कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बार तो गलती होने नहीं देंगे। ये चीजें आपके होनी चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा एकदम, दूसरी बार गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, और प्रश्न यही सब आते हैं घुमा फिरा कर। आधार काल किसने कहा? बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आया है कि सर सी। ठीक है, अब बी, बी हिंदी साहित्य। तो आप जो है थोड़ा क्वेश्चन नंबर लिख दिया करिए ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन का है। ठीक है ना? हाँ, इस तरह पता नहीं चल पा रहा है। आपका आंसर बी आया है, पता ना कौन सा वाला का। अच्छा, हमको लग रहा है 20 का होगा। ठीक है, लेकिन आप नंबर रख देंगे आगे ना, तो थोड़ा आसान हो जाएगा मुझे समझने में। बहुत अच्छा, सी ऑप्शन, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, सी। आ जाइए 22 नंबर पे आ जाइए। 22 नंबर, हमें सिलेक्शन लेके जाना है। जब 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 रिजल्ट बने और रिजल्ट जब चिपकाया जाए नेट पर या साइट पर, ठीक है, चयन बोर्ड के साइट पर जब चिपकाया जाए रिजल्ट, तो रोल नंबर आपका उसमें दिखाई दे, ठीक है, चमकता हुआ। चलिए, पढ़ी कमाए किन्हों कहां, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। किसकी पंक्ति है? भारतेंदु युग की पंक्ति है ये। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि ये तो प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। आ जाइए 23 नंबर पे आ जाइए। लीलाधर जगुड़ी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है?
नहीं, बद्री नारायण नहीं है, बद्री नारायण नहीं, प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। लीलाधर जगड़ी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है? तो यहां आंसर आ गया है अनुभव के आकाश, बी विकल्प। बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि अनुभव के आकाश में जो चांद है, इसी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अनुभव के आकाश में चांद, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर जो है बिल्कुल सटीक आया है। ठीक है, नाटक जारी है पर नहीं मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी नाटक जारी पे नहीं, अनुभव के आकाश में चांद पर मिला है। हाँ देखिए, इन्होंने कहा सरस्वती सम्मान मिला है, बिल्कुल, नाटक जारी पे पुरस्कार है तो वो सरस्वती सम्मान है। साहित्य अकादमी जो है अनुभव के आकाश में चांद है। चलिए आ जाइए 24 पे। 24, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में ऐसी कौन सी रचना है जिस पर साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं? लोग भूल गए हैं, दोनों की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। व्यास सम्मान भी उस पर मिला हुआ है और साहित्य अकादमी, एक नहीं दोनों। लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय की रचना है, मैं वक्त के हूं सामने गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, सपना अभी भी धर्मवीर भारती की रचना है। तो किस पर मिला है? उस पर साहित्य अकादमी 1991 में मिला हुआ है। सभी लोगों का आंसर आ गया कि बी, बी, मैं वक्त के हूं सामने। ठीक है, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, मैं वक्त के सामने खड़ा रहूंगा, तो वही चीज है, मैं वक्त के हूं सामने। इस पर साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कब मिला है? 1991 में मिला हुआ है। और व्यास मिला है, जो व्यास मिला है वो 1993 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 25 नंबर पे आ जाइए। 25 नंबर, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिक का भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा में वही रही, यानी कर्म की जो दिशा है वो वही रही जो नाथ पंथियों के यहां थी। ये पंक्ति किसकी है? अब ये बताओ बिना मोछों का कौन कहता है? पंक्ति का कथन का भाव समझिए, वो एक व्यक्ति का भाव उसी टाइप का निकलता है। ठीक है, तो यहां आंसर आ रहे हैं कि बी, 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 बहुत अच्छा। अच्छा 25 का आप आंसर 25 का कर रहे हैं। कबीरदास, इसमें विकल्प कबीरदास नहीं है, इसमें आपको विकल्प बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या महेंद्र कुमार, इनमें से बताना है कोई। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है। चलिए आ जाइए 26 नंबर पे आ जाइए। शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, वो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगे रहिए, हमको रिजल्ट बनाना है। ठीक है, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। गलती हो, गलती को बस एक्सेप्ट करिए कि मुझसे गलती हुआ है, ये प्रश्न मुझसे गलती हुआ है, दूसरी बार गलती नहीं होने दूंगा, बस एक्सेप्ट करके और उसको सुधारिए। और इस तरीके से करते करते देखिए आपके अंदर बहुत काफी सुधार आ जाएंगे, प्रश्न आपके बहुत ज्यादा तैयार हो जाएंगे। सुधार का मतलब प्रश्न तैयार से मतलब होता है, बाकी आप ऐसा तो नहीं कि व्यक्तित्व आपका खराब है, ऐसा नहीं है, प्रश्न की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप में प्रश्न प्रश्न अगर मिस्टेक हो रहा है, गलत हो जा रहा है, तो उसको जो है आपको नोट करना है, तब तैयार होते हैं। अब ये पंक्ति जो है कामायनी से ली गई है, यहां पे जो श्रद्धा है वो मनु को समझा रही है, जब वो हार मान जाता है, वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं अब जो है अब सृष्टि को नहीं बसा सकता, दोबारा मैं सृष्टि को नहीं बसा सकता, तो श्रद्धा जो है उनको समझाती है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी से ली गई है पंक्ति। ठीक है, चलिए वो देखिए समझा रही हैं,
आगे आ जाइए। अब उतना डीप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, धीरे धीरे तैयार होंगे सब। हाँ कल्पना जी, राधे राधे। बिल्कुल, आपके लिए जो है सोमवार से हम 10 बजे की क्लास कर देंगे, ठीक है। कल आपने कहा था, तो सोमवार से ये स्टार्ट होगा 10 बजे से, ठीक है। इस वक्त इस सप्ताह को चलने दीजिए इसी 9:30 बजे। चलिए, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? यहां आंसर आ रहा है कि बी 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 27 का, ए बी, तो बी बहुत कम आया है, सभी लोगों का ए आया है, ठीक है। बिल्कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कई कवियों के गुरु हैं, सबको सिखा चुके हैं कविता कैसे लिखा जाता है, सबको सुधरवा, और अच्छे अच्छे कवि बनाए हैं, ठीक है। आ जाइए 28 नंबर पे, 28 नंबर पे आइए। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां किस काव्य रचना की है? किस काव्य रचना की है? ये पंक्ति वहां की है जब किसी का इंतजार किया जा रहा है, ठीक है, किसी का इंतजार किया जा रहा है और अंधेरा छा रहा है, सांझ हो रही है, अब रात होने वाला है और दिशाओं का भी पता नहीं चल रहा है, यानी इतना घनघोर अंधकार होने वाला है, ठीक है। और कोई बैठ कर इंतजार कर रहा है, तो किससे है? किसी ने कहा कमायनी से है, किसी ने कहा कि राम की शक्ति पूजा से है। तो जिन्होंने कहा कि राम की शक्ति पूजा से है, बिल्कुल सही है। राम जी जो है समुद्र के किनारे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं समुद्र के सूखने का, ठीक है। और वहां पर जो है सुबह से सांझ हो गया, अंधेरा छाने लगा और दिशाओं का भी पता नहीं चल पा रहा है, यानी इतना अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल, राम की शक्ति पूजा, बहुत अच्छा। चलिए आ जाइए 29 नंबर पे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंक्ति किसकी है? अब बात कवि की है, मैं थोड़ा सा देखिए रचना से मैं पंक्ति को जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको चर्चित चीजें इसलिए बता देता हूं जिससे वो रचनाएं याद हो जाए। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं जो कुछ बात कहता हूं उस बात में ये रहता है कि उस कवि से या उस रचना से उसका जुड़ाव रखने के लिए, ठीक है, ताकि जो है आपको याद करने में सहूलियत हो और याद हो जाए। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पर यह पंक्ति जो है पंत जी की है, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। इन्होंने जो बताया था कि कविता कैसे जन्म ली, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जालपा प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है? अच्छा, इन्होंने लिखा गुंजन, पल्लव। पल्लव का डेट याद रखिए, बहुत बार पूछता है। युगांत का भी रखिए, 36 में है, ग्राम्य 40 में है, ठीक है, पल्लव 28 में है। तो डेट भी इनका जानना है, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का, निराला जी के और महादेवी वर्मा के तो कभी कभी पूछता है, उनके भी जानते रहिए, और पंत की रचनाओं का। जालपा बताइए प्रेमचंद जी के किस उपन्यास की पात्रा है? जालपा, हाँ आप लोग जानते होंगे, ये आभूषण की बड़ी प्रेमी थी, ठीक है। गबन में एक महिला जो है, गबन में, गबन होता है ना आभूषण के लिए। चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों को पता है ये। आ जाइए 31 नंबर पे आ जाइए। आभूषण प्रेमी, आभूषण के लिए जो है उसका पति क्या करता है? गबन करने पर मजबूर हो जाता है, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। इंद्र अर्जुन संवाद किरातोर्जुनियम के किस सर्ग में वर्णित है? हाँ बहुत अच्छा। गबन जो है कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट भी उन्हें कहा जाता है, कथा सम्राट तो है ही है।
कथा में उपन्यास कहानी दोनों आ जाती हैं। ठीक है, आइए, इंद्र अर्जुन का जो संवाद है वो किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में है? किस सर्ग में है इंद्र और अर्जुन का संवाद? यहां पर आंसर आ गया बी, बिल्कुल, सर्ग नंबर 11। ठीक है, 11 किरातार्जुनीयम का 11वां अध्याय सर्ग अध्याय से संबंधित है। आ जाइए 32 नंबर, बाल रामायण में किसकी कथा वर्णित है? क्या राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, शिव की कथा है, या फिर नारद की कथा है? बाल रामायण, आप अपना आकलन करते रहिए कि कितने क्वेश्चन आप ईमानदारी से, आप अपने कर्म के प्रति बस ईमानदार रहिए। गलत होने दीजिए, गलत अगर आपसे प्रश्न हो जा रहे हैं होने दीजिए, गलती सबसे होती रहती है, बस गलती को आप सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, वो जो प्रश्न आपसे गलत हो रहा है उन्हें नोट करिए, अभी नोट कर लीजिए, अगर समय है, नहीं है तो फिर बाद में देख करके उसको नोट करिए, पर नोट करिए, अगली बार वो गलत नहीं होना चाहिए। बस यही प्रतिज्ञा आपको करना है कि अगली बार गलत नहीं होगा। वो प्रश्न अगर आ जाएगा मुझसे तो कभी भी आ जाए। ठीक है, यहां राम का, बहुत अच्छा, बाल रामायण में राम का वर्णन है। ठीक है, आ जाइए 33 नंबर पे आ जाइए, किसकी रचना है बाल रामायण? कमेंट भी कर देंगे आप लोग। बाल रामायण रचना किसकी है, ताकि सभी को, हाँ देखिए, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा प्रश्न हमको स्क्रीन पर दिखाई दे। ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, मिलान करना है, कूट दिए गए हैं, और मैं बड़ा कर सकता हूं इसको। चलिए अब सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन है और यहां पर दे रखा है, रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, नैषधि चरितम और उत्तर रामचरितम, और लेखक का नाम दिया है श्रीहर्ष, भवभूति और दंडी। चलिए मिलान करा दीजिए। हाँ देखिए, आंसर आ गया कि भास की रचना है, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे आंसर सभी लोगों का आने लगा, सी 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 सी, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है आप लोगों का। ठीक है, शानदार जवाब, चलिए सी। ठीक है, सी है। 10 कुमार चरितम जो है इसको मिला दीजिए किससे? दंडी से। नैषधि चरितम को श्रीहर्ष से मिला दीजिए, और उत्तर रामचरितम को भवभूति से मिला दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, 34 नंबर के प्रश्न पे आइए। 34, भवभूति किस रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? जो भवभूति हैं वो किस रस के लिए जाने जाते हैं? उनकी रचना में कौन सा रस प्रबल रूप से दिखाई देता है? थोड़ा सा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ढक रहा है, चलिए अब नहीं ढकेगा। भवभूति, अच्छा हाँ, भास जो है कालिदास के पूर्ववर्ती कवि है, बहुत अच्छा। भवभूति किस रस के श्रेष्ठ कवि? तो यहां आंसर आ रहा है कि सी 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 सी, बहुत अच्छा, करुण रस, करुण रस के लिए जाने जाते हैं। रचना कमेंट करेंगे, भवभूति की रचना जो करुण रस में लिखी गई है। आ जाइए 35 नंबर पे भी चलते रहिए और रचना कमेंट करिए कौन सी है। चलिए 35 पे आइए, मालती माधव किस रस की प्रधानता है? मालती माधव जो रचना है उसमें किस रस की प्रधानता दिखाई देती है? मालती माधव में किस रस की प्रधानता है? क्या वीर रस में लिखी गई है मालती माधव, या फिर श्रृंगार रस में, या अद्भुत रस में, या रौद्र? नहीं तो नाम से ही पता चल जा रहा है, हाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि भाई ये तो श्रृंगार रस में। हाँ बहुत अच्छा, उत्तर रामचरित में। ठीक, बिल्कुल, नाम से ही पता चल गया कि ये तो मालती और माधव की प्रेम कथा है, और क्या हो सकती है। ठीक है, श्रृंगार रस में लिखी गई, बहुत बढ़िया। आ जाइए 36 नंबर पे आ जाइए, 36 नंबर,
प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं किस छंद में होती हैं? कौन सा ऐसा छंद है जिसमें जो दूसरा और चौथा चरण और पहला और तीसरा चरण, तो कह रहा है कि पहला और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। यहां आंसर आ गया, बहुत अच्छा। ए, बरवे छंद 19 मात्रा का होता है ना, टोटल 19, 12-7-19 बरवे छंद। बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। 37 मिश्रित इसलिए है कि आपसे जो है हर टॉपिक प्रतिदिन आप टच कर सके, ठीक है, और बिल्कुल टच हो जाया करेगा, क्योंकि मिश्रित प्रश्न है, यहां से भी आएगा वहां से भी आता रहेगा, हर जगह से आएगा। हाँ, अवधि का निजी छंद बरवे है, बिल्कुल। बरवे के जनक कौन है, कमेंट करिए। आप लोगों को जब इतना पता है कि अवधि का है, तो फिर आइए इसको ये बताइए आप लोग कि बरवे का जनक, बरवे छंद का जनक। चलिए, दोहे के चौथे चरण को रोला के प्रथम चरण में रखकर दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम चरण ही रोला के अंत में रखा जाता है। यह छंद कौन सा बनता है? इस प्रकार से कौन सा छंद बनता है? निजी छंद का मतलब कि खुद का छंद, ठीक है। उससे पहले वो, जैसे अवधि भाषा का निजी छंद, मतलब अवधि भाषा का ही वो छंद है, वहीं से जन्म लिया और रहीम के द्वारा ये जन्म लिया, ठीक है। जो लिखते हैं ना बरवे नाई का भेद, वहीं पर बरवे छंद का जन्म होता है और अवधि भाषा से होता है, और कुछ नहीं। यानी अवधि का निजी माने अपना, अवधि का अपना छंद, जिस छंद को उसने बनाया, अवधि भाषा ने बनाया, तो वो है बरवे, ठीक है। चलिए, दोहे के चौथे चरण को रोला के प्रथम चरण में रखकर दोहराया जाता है। दोहे का प्रथम चरण ही रोला के अंत में दिखाई देता है। यह छंद कौन सा है? आंसर आ गया कुंडलिया। बहुत बढ़िया, ये कुंडलिया में होता है ऐसा, ठीक है, कुंडलिया में ऐसा होता है। आ जाइए, दोहा और रोला से बना है कुंडली, ठीक है, विषम मात्रिक छंद है। चलिए, सुमित्रानंदन पंत ने अपनी किस कविता से मुक्त छंद का प्रारंभ बताया है? आगे बढ़िए। सुमित्रानंदन पंत जी अपनी किस कविता से मुक्त छंद का आरंभ किया है? वहीं से जो है मुक्त छंद जो है आरंभ होता है, पंत जी का बताना है। निराला का तो जान ही रहे हैं कि निराला की जो है मुक्त छंद किस रचना से स्टार्ट होता है। तो यहां आता है 38 का ए पल्लव, और 38 का जो है बी भी आया है, ए भी आया है, ठीक है, बी और ए। तो जिन्होंने बताया कि उच्छ्वास, बी ऑप्शन उनका सही है, बाकी ए जो है गलत है, ए गलत है। उच्छ्वास 1920 में लिखी गई है, ठीक है, और पल्लव 28 में, पल्लव 1928 में, लोकायतन 1964 और गुंजन जो है 1932। उच्छ्वास से प्रारंभ होता है, पंत जी की जो रचना उच्छ्वास है, यहीं से मुक्त छंद का आरंभ उन्होंने बताया है। और निराला वाला जो है आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है कि जूही की कली से, बहुत अच्छा, जूही की कली से निराला जी जो है मुक्त छंद का आरंभ करते हैं जूही की कली रचना कविता से। चलिए, 39 नंबर पे आ जाइए। 39 नंबर पे आइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार मुक्त छंद का प्रथम उदाहरण कौन सी कविता? देखिए आ गया, अभी प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नीचे दिखाई भी दे दिया, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जूही की कली, जूही की कली जिसको बैन कर दिया गया था, ये कब लिखी गई थी? 1916 में। कब लिखी गई थी? 1916 में, ठीक है। आपको यह बताना है जूही की कली निराला की कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पत्रिका का नाम बताना है। और 40 नंबर के क्वेश्चन पे भी आ जाइए। हाँ ठीक है, 1916 में किस पत्रिका में
प्रकाशित 1916 में नहीं हुई थी, ये ध्यान रखना। 1916 में इन्होंने लिख दिया और भेज दिया था, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको छापने से मना कर दिया। तो किस पत्रिका में छपा? बाद में इसको जो है किसी पत्रिका में छापा, बहुत अच्छा है, मतवाला, निराला जी की पत्रिका है मतवाला, संपादक रहे हैं मतवाला के निराला जी, अपनी ही पत्रिका में छापे थे, ठीक है। जूही की कली जो कविता है, अपनी कविता किसी ने नहीं छापा जब, तो उसको जो है अपनी पत्रिका मतवाला में ही क्या कर दिए, छाप दिए। चलिए, निम्न में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष समास आपको बताना है, तत्पुरुष समास नहीं है। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? यहां आंसर आ रहा है कि तत्पुरुष समास जो है कानाफूसी, पनडुब्बी, चिड़ीमार और काली मिर्च। हाँ, बहुत अच्छा, सभी लोगों का आंसर आ गया कि डी, काली मिर्च। काली मिर्च में कौन सा समास बनेगा? चलिए, अगर तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी तीनों में तत्पुरुष है, काली मिर्च में कौन सा समास बनेगा? हाँ, प्रकृति के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगाया था, ठीक है, प्रकृति के ऊपर अश्लीलता का आरोप, मानवीय अश्लीलता का आरोप प्रकृति के ऊपर, ठीक है, लगा करके उसको और कहा कि हम नहीं छाप सकते भाई, ठीक है। काली मिर्च में कौन सा समास है? बहुत अच्छा, जिन्होंने आंसर कर दिया कर्मधारय, ठीक है। मिर्च का जो है क्या बताया गया है यहां पर, मिर्च का जो है हाँ, काली मिर्च कर्मधारय, क्या उसको बोलते हैं, अभी बोल रहे हैं। 41 नंबर पे आइए। हाँ, विशेषता, मिर्च की विशेषता है कि मिर्च जो है वो काली है, ठीक है, मिर्च जो है काली है, तो बिल्कुल कर्मधार है। आ जाइए, निम्न में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, ये तो बहुत आसान होगा, द्विगु समास, द्विगु समास, बहुत अच्छा। गाय बैल, ये द्वंद्व समास है, ठीक है, गाय बैल क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। आ जाइए इधर 42 नंबर पे आइए। बाकी सभी में आप द्विगु समास कह सकते हैं क्योंकि संख्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल कह सकते हैं। 42 नंबर पे आइए, निम्न विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्न विकल्प में विसर्ग संधि का उदाहरण है। हम लोग देखो 125 क्वेश्चन का एक सेट है हमारे, लेकिन 125 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि 60 क्वेश्चन एक दिन और 65 क्वेश्चन एक दिन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। चलिए 42 नंबर पे पहुंच गए हैं। यहां पे आंसर आ गया है विसर्ग संधि का उदाहरण है, बहुत अच्छा। जिन्होंने कहा ए, बिल्कुल, निधन कपट, निधन कपट, निष्कपट, ठीक है। आ जाइए 43 पे आइए। स्मृतियों के छंद नामक संस्मरण ग्रंथ किस लेखक का है? थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, स्लो चल रहे हैं लग रहा है। चलिए, हाँ, संहार समधनहार, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, क्लास जो है 9:30 से चल रहा है, लेकिन सोमवार से जो है 10 बजे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग जो है तैयार रेडी नहीं हो पाते हैं अभी, तो इस क्लास को जो है हम लोग सोमवार से 10 बजे से करेंगे, 10 से 11, 11:15, ठीक है, सोमवार से। अभी जो है 9:30 से चल रही है, लेकिन सोमवार से इसको 10 बजे से कर दिया जाएगा, 10 बजे रात्रि, ठीक है। स्मृतियों के छंद नामक संस्मरण किस ग्रंथ के इस ग्रंथ के लेखक कौन है? 43 का आंसर आ गया डी, रामदरस मिश्र, बहुत अच्छा, रामदरस मिश्र, बहुत बढ़िया जवाब। आ जाइए 44 नंबर पे आ जाइए। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, किसकी रचना है? कहने का मतलब है कि अमिट रेखाएं, रेखा किसकी है, रचना किसकी है? संस्मरण है और कुछ लोग इसको रेखा चित्र भी मानते हैं, ठीक है। चलिए, इसको संस्मरण रेखा चित्र है किसकी? आंसर आ गया बी, सत्यवती मलिक, बहुत शानदार जवाब है आप लोगों का, सत्यवती मलिक। 45 नंबर पे आ जाइए। किसने शंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है?
किसने स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है? एक तो सवाल यह बनता है कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, और एक प्रश्न यह बन गया कि स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसने माना है। तो दो प्रकार के प्रश्न बन गए स्वयंभू पर। ठीक है, यहां आंसर आ रहा है सी। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने कहा सी नहीं होगा। सी तब होगा जब यह प्रश्न बने कि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, तब तो राम कुमार वर्मा जो है पहला कवि बताते हैं, पहला कवि। ठीक है, पहला कवि बताते हैं। सबसे बड़ा कवि स्वयंभू को राहुल संकृत्यायन ने माना है। राहुल संकृत्यायन कहते हैं स्वयंभू जो है सबसे बड़ा कवि हैं। ठीक है, चलिए 46 नंबर पे आ जाइए। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? कहने का मतलब सूफी शब्द की उत्पत्ति विद्वानों ने कई शब्द से बताया है, लेकिन सर्वमान्य मत कौन सा है ये पूछ रहा है, किसको माना जाए? सर्वमान्य मत, बहुत अच्छा। यहां आंसर आ रहा है सूफ को, डी ऑप्शन। सूफ ही जो है सर्वमान्य मत है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ शब्द से हुई है। आ जाइए 47 पे आइए। रामलला नाछू किसकी रचना है? रामलला नाछू, ठीक है, वो क्या होता है जब बच्चों का जन्म होता है तो सोहर ओहर गाई जाती है, वही है इसमें। रामलला नाछू किसकी रचना है? तो यहां आंसर आ गया कि ये तो तुलसीदास की है, बहुत आसान है। ठीक है, किस भाषा में है, भाषा को भी बता दीजिए आप लोग। रामलला नाछू किस भाषा में, क्योंकि तुलसीदास दो भाषाओं के आधिकारिक कवि हैं। इनके अंदर में दो भाषाएं कब्जा में हैं इनके अंदर। ठीक है, तो किस भाषा में रामलला नाछू को लिखे हैं? बहुत अच्छा, इन्होंने कह दिया अवधी भाषा में, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसमें तुलसीदास के जिन रचनाओं में राम सीता लक्ष्मण या फिर पार्वती शंकर, ठीक है, ये सब नाम आएंगे। ठीक है, ईश्वर का नाम रचना के नाम में अगर मिल गया तो समझिए अवधी भाषा में है, और जिसमें इनका नाम नहीं आएगा वो सारी रचनाएं ब्रज भाषा में। जैसे विनय पत्रिका, देखिए इसमें कहीं राम नहीं आया, पार्वती नहीं आया, सीता नहीं आया, ब्रज भाषा में चला जाएगा। कवितावली, ठीक है, गीतावली, तो इस प्रकार की रचनाएं ब्रज भाषा में। 48 नंबर पे देखिए, कमल दैल नयनन की उन्मानी, अबिसरत नाहि सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी, यह पद चरण किसकी रचना है? 48 नंबर आंसर आ गया रहीम का, बहुत अच्छा, ये पंक्ति रहीम का है। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर पे आ जाइए। 49, 10 प्रश्न और करेंगे हम लोग। ठीक है, 10 प्रश्न और करेंगे, 60 पे आज की क्लास बंद होगी और कल जो है 125 पूरा हो जाएगा। किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है? 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त है, यानी उन्होंने 3000 कविताएं लिख डाली। आंसर आ गया सूरदास, बहुत बढ़िया, सूरदास। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तेंदुआ, खिड़की, धुआं इत्यादि किस भाषा का शब्द है? तेंदुआ, खिड़की, धुआं किस भाषा का शब्द है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, देशज है, ये सब जो है यहीं जन्म लिया, ये सब शब्द जो है भारत की खोज है। ठीक है, भारत की खोज है, देशज भाषा है। आ जाइए 51, य र ल व कौन से वर्ण कहलाते हैं? ईसत विवृत, विवृत, ईसत अस्पुष्ट, अस्पृष्ट। चलिए
कौन सा लगाएंगे? 51 नंबर पे आइए। 51। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने आंसर दे दिया कि ये फर्स्ट वाला विकल्प है, ईसत विपरीत। य र ल व को कौन सा वर्ड कहते हैं? ये अर्धस्वर है, स्वर में भी आता है, व्यंजन में भी आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। 52 नंबर पे आ जाइए। 52, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त है या किसे प्राप्त था लिख दिया है या है? चलिए कौन सा आंसर बनेगा? 52 नंबर पे आइए। पहला रिपोर्टाज किसने लिखा? और रिपोर्टाज का नाम भी लिख दीजिए, रिपोर्टाज का नाम भी लिख दीजिए। शिवदान सिंह चौहान, बहुत बढ़िया। इनका कौन सा रिपोर्टाज है, नाम लिख दीजिए। आ जाइए 53 नंबर पे। हाँ देखिए आंसर आ गया, लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा, ठीक है। शिवदान सिंह चौहान का यह रिपोर्टाज है जिसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। आइए, निम्न में तत्पुरुष समास नहीं है। तत्पुरुष आपको बताना है कि जो नहीं है। बहुत अच्छा, प्रतिदिन, प्रतिदिन अव्ययी है, ठीक है। और तत्पुरुष मद में माता, नशा में जो चूर हो, मद में माता, हैदराबाद, हैदरा से बाद, और रण निमंत्रण, रण के लिए निमंत्रण, तो बिल्कुल ये तीनों तत्पुरुष हैं। बाकी जो है प्रतिदिन अव्ययी में है। चलिए, लिंग संबंधी कौन सा युग्म असंगत है? लिंग से संबंधित कौन सा जो है युग्म सही नहीं है? बूढ़ा का बुढ़िया, चौधरी का चौधरानी, ऊंट का उटनी, हाथी का हथनी, कौन सा बनेगा? यहां पर आंसर आ रहा है 54 का, 54 का, 54 का, ठीक है। बी आ गया, सी आ गया, ठीक है, सी आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो जिन्होंने सी आंसर किया है बिल्कुल सही है, सी आंसर ही सही होगा। ऊंट का ऊंटनी नहीं होता, ठीक है। ऊंट का क्या होगा, कमेंट करें। ऊंटनी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? चलिए कमेंट भी कर देंगे, आगे भी बढ़ जाते हैं। दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है? कौन सा अस्थाई भाव है? कौन सा अस्थाई भाव है? तो किसी ने कहा कि रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस। अरे भाई रौद्र कैसे होगा? ये देखिए, अद्भुत रूप, जब अद्भुत रूप आप दिखा देंगे तो आश्चर्य न होगा? अद्भुत रूप आप दिखा देंगे तो आश्चर्य हो जाएगा ना। वो तो कह ही रहे हैं, कौन सा बनेगा? आश्चर्य की बात हो गई, और आश्चर्य किस में होता है? अद्भुत रस में होता है, ठीक है। रौद्र कहां से होगा इसमें? रौद्र रस नहीं होगा, अद्भुत रस, ठीक है। आ जाइए 56 नंबर पे आ जाइए। फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर काव्य रचना कौन करते थे? ठीक है। फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर काव्य रचना करते हैं, कौन करते थे? अच्छा, सही है। चलिए, सही तो आप सभी लोग कर रहे हैं, एक दो तो गलतियां होती रहती है, लेकिन बस इतना टारगेट रखिए कि जो गलती हो जाएगा दोबारा गलती नहीं होने देंगे, बस यही आपको बनाना है। और एक लक्ष्य और बनाना है कि मुझे 125 में 125 करना है, ये टारगेट बनाइए, ठीक है। ये टारगेट आप बनाइए। चलिए, फैंटेसी शिल्प को आधार बनाकर फैंटेसी में लिखने के लिए जाने जाते हैं मुक्तिबोध, बस इतना जानिए। जहां भी फैंटेसी शब्द आ जाए समझ लीजिए कि मुक्तिबोध। आ जाइए 57।
57। 57 पे आइए। कोई बात नहीं, होता रहता है। आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेश हुआ? अच्छा, 55 में क्या पूछा था? मिस्टेक हो गया है क्या? मैं देख लेता हूं। अच्छा, अस्थाई भाव पूछा था। तो ठीक है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? 1 मिनट। इन्होंने कहा कि अस्थाई भाव पूछा था। ठीक है, हो गया होगा मिस्टेक, नहीं देखे होंगे जल्दबाजी में तो। हाँ, सही कहा इन्होंने, अस्थाई भाव पूछा हुआ है, रस नहीं पूछा है। ठीक है, तो हमारा विकल्प जो होगा, मिस्टेक हुआ है यहां पर, इसको मैं सुधार देता हूं। ठीक है, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होगा? विस्मय। तो लीजिए विस्मय कर दीजिए। ठीक है। हाँ, ऐसे प्रश्नों पर आपको देखिए कैसे घुमा दिया गया प्रश्न, है ना। आपने सोचा रस पूछेगा, अद्भुत रस आपने बता दिया, लेकिन प्रश्न को देखिए कैसे कर दिया उसने, अस्थाई भाव। ठीक है, तो अस्थाई भाव अद्भुत रस का क्या होता है? विस्मय। आपको विस्मय करना था, पहले विकल्प पे अद्भुत रस रख दिया। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे आ जाइए, 57 नंबर पे आ जाइए। हाँ, तो देखिए आधुनिक काल में जब हमारे कवि पहुंचते हैं तो राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। ठीक है, किस चेतना का? राष्ट्र के प्रति सोचने लगते हैं। उससे पहले राष्ट्र के प्रति नहीं था, न आदि काल में था, न भक्ति काल में था, न रीति काल में। राष्ट्रीय चेतना आपको कहीं नहीं दिखाई देती है, ये सीधे और सीधे आधुनिक काल में ही दिखाई देती है। भक्ति भक्ति भावना पहले दिखाई देती, भक्ति काल में ही दिखाई दे दी। श्रृंगार भावना जो है आपका आदिकाल में भी दिखाई दिया था, और रीतिकाल तो भरमार ही पड़ा है। प्रकृति चित्रण आपको जो है आदिकाल में भी कुछ दिखाई देते हैं, रीतिकाल में तो भरमार ही है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना जो है ये आधुनिक काल में आपको दिखाई देता है। आ जाइए 58 नंबर पे। किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बापू कहा जाता है? हिंदी साहित्य का बापू। बहुत अच्छा, सियाराम शरण गुप्त। इनका जन्म 1995 में हुआ, मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। ठीक है, और कमेंट करेंगे इनका जन्म कहां हुआ था। बहुत अच्छा, जिन्होंने कह दिया कि सियाराम शरण गुप्त बापू के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल हिंदी साहित्य में इनको बापू के नाम से जाना जाता है। आ जाइए 59 नंबर पे आ जाइए। कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? अब ये विकल्प है, विकल्प के अनुसार आपको बताना है। हाँ, चिरगांव झांसी। बहुत अच्छा, सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त का जो जन्म हुआ था, मैथिली शरणगुप्त का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो चिरगांव झांसी में हुआ था, जिला झांसी, गांव चिरगांव। चलिए, कौन सा आंसर लगाएंगे? इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर खड़ा अवस्थित है? तो यहां आंसर आ रहा है कि डी 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 डी। बहुत अच्छा, जिन्होंने कहा डी, बिल्कुल सही जवाब है। ये कवि जो है रीतिकाल से भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, यानी उस टाइप की रचनाएं लिखते थे, फिर बाकी आधुनिक तो लिखते ही थे। तो अगर इन विकल्पों में अगर हम देखें तो भारतेंदु ही हैं, दूसरा कोई विकल्प आप लगा ही नहीं सकते। मैथिली शरणगुप्त को भी नहीं लगा सकते, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को भी नहीं, और हरिओत को भी नहीं लगा सकते। तो भारतेंदु को ही लगा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, क्योंकि ये जो है रीतिकाल जैसी रचनाएं लिखा करते थे, श्रृंगारिक रचनाएं। आ जाइए, यहां आइए, लास्ट प्रश्न है ये हमारा, आज का लास्ट प्रश्न। कल हम लोग 65 प्रश्न कल देखेंगे। ठीक है, आज के क्लास का लास्ट प्रश्न। हिंदी पत्रकारिता के आरंभिक पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि। ठीक है, उदंत मार्तंड की प्रकाशन तिथि कलकत्ता से निकलती थी।
साप्ताहिक पत्रिका। आंसर आ गया कि बिल्कुल ए 30 मई 1900 करें 1826, 30 मई 1826 ईस्वी। ठीक है, नहीं जून नहीं है, ए विकल्प सही है। ठीक है, चलिए तो यहीं पे अच्छा कंफ्यूज हो गए कौन सा क्या। अच्छा उसको तो मैंने बता दिया, ठीक है, वो पीछे चल के हम लोगों ने उसको कर लिया। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। हाँ, पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे कल्पना जी ने कह दिया कि जुगल किशोर जी की ये पत्रिका है, उनके संपादन में निकली थी, साप्ताहिक पत्रिका है और मंगलवार के दिन निकलती थी। ठीक है, और 1.5 वर्ष तक चली। बहुत अच्छा, इतनी जानकारी देने के लिए। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। आपको सफल होना है और सफलता आपकी कदम चूमे। धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल फिर 9:30। ठीक है, सोमवार से हम लोग की क्लास 10 बजे हो जाएगी।